बस एक छोटी सी चीज़ ये बची हुई है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब आपने देखा तो उसमें जैसे मैंने 3 पॉइंट लिखा था, मैं एक बार याद दिला दूं आपको। सबसे पहले लिखाया कि कोई भी फंक्शन अगर है आपका, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर वो फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा उसको पता लगाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लेते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपने f डैश x निकाला वो 0 आ गया, और f डबल डैश x निकाला और वो नेगेटिव आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर दिया गया फलन उच्चिष्ट रहेगा, लोकल मैक्सिमा। अगर किसी भी पॉइंट पर f डैश x की वैल्यू 0 है लेकिन f डबल डैश x का मान पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पर जो फलन होगा वो मैक्सिमा होगा, उसका हमको उच्चिष्ट मिलेगा। और अगर किसी पॉइंट पर f डैश x तो 0 है ही, f डबल डैश x भी 0 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फिर क्या करेंगे? फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे और उसकी मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो करेंगे कैसे? भाई ये तो बता दिया हमने कि ऐसा ऐसा होगा, पर अगर हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है किसी फलन का तो हम करेंगे कैसे? उसका वर्किंग मेथड क्या होगा? बड़ा इजी है वर्किंग मेथड। आप एक काम करेंगे, सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया है, अगर y की फॉर्म में दिया है या fx की फॉर्म में दिया है, हम y की फॉर्म में लेके चल रहे हैं कि उसको y के रूप में हमको दिया गया है। वो अगर वो आपको y के रूप में दिया गया तो सबसे पहले आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता लगाएंगे, प्रथम अवकलज आप ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो स्टेप 1 में फलन का प्रथम अवकलज यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जो दिया गया फलन होगा उसका प्रथम अवकलज मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना होगा। इसके बाद आप क्या करोगे? स्टेप 2 पे जब आपको डी डी एक्स ऑफ वाई पता लग जाएगा तो उस डी डी एक्स ऑफ वाई को आप 0 के इक्वल रख दोगे। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 रखकर फलन के क्रांतिक बिंदु क्रांतिक बिंदु अर्थात x के मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, उससे x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। मान लिया x के ये मान x1, x2, x3 ऐसे x की वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू भी आ सकती है, 2 आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं, तो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको मिल सकती हैं। अच्छा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 हमने क्यों लिखा? एक तो क्रांतिक बिंदु हमको पता लगाना है, और क्रांतिक बिंदु हमको पता लगाना है तो क्रांतिक बिंदु होता क्या है? क्रांतिक बिंदु वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हम वक्र में स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर आती है। कहने का मतलब यूं कि क्रांतिक बिंदु वक्र पर वो बिंदु होते हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा एक अक्ष के समांतर आती हैं, अर्थात उनकी प्रवणता 0 होती है। प्रवणता का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, अगर प्रवणता 0 होगी तो हमने 0 के बराबर लिख लिया। तो ये जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, इसमें जब आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे तो हर बार डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 लेना ही पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप? और डी डी एक्स ऑफ वाई 0 क्यों लेना पड़ेगा? अब आपको समझ में आया कि ये हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है और क्रांतिक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है। इसलिए हमने y 0 नहीं रखा, हमने f डबल डैश x भी 0 नहीं रखा,
हमने प्रवणता 0 रखी क्योंकि मुझे पता है कि क्रिटिकल पॉइंट किसी कर्व पर वो पॉइंट होते हैं जिन पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनकी प्रवणता 0 होगी, तो मैंने प्रवणता को 0 कर दिया और उससे मुझे x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं x के मान आपको। जब वो वैल्यूज मिल जाएंगी फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको करना ये है, अब आप फलन का द्वितीय अवकलज ज्ञात कर लीजिए। फलन का द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज जिसे आप सिंबल लिखते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ज्ञात कीजिए। ये थर्ड स्टेप पे आप करेंगे कि जो भी फलन है प्रथम अवकलज आप पहले पता लगा चुके थे उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो उससे आपको द्वितीय अवकलज मिल जाएगा, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, अब जब ये सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको, उसके बाद क्या करना रहेगा, उसके बाद करना ये रहेगा स्टेप 4 में आपको ये करना है कि x के बेटा ये जो वैल्यूज आई है ना x1, x2, x3, एक एक वैल्यू पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालो। पहले आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसमें x की जगह पर क्या लिखो, x1 लिख दो, फिर x2 लिख दो एक बार, x3 लिख दो एक बार। इस तरह से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के जितने x की वैल्यूज आई हैं उन सब पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, अगर x के बाई चांस हमने x1 लिखा और x1 लिखने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि दिया गया फलन बिंदु x1 पर कैसा होगा, निम्नलिखित, पॉजिटिव आ गई ना। अगर हमने x2 लिखा और वो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम समझ जाएंगे कि दिए गए वक्र के बिंदु x2 पर जो फलन है वो कैसा होगा, वो निम्नलिखित होगा। क्या माना था, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा भी पॉजिटिव आए तो निम्नलिखित और नेगेटिव आए तो उच्चिष्ट, वो आपके तरीके से है। तो अब उसमें क्या करेंगे आप, अब x इज इक्वल टू x1, x2, x3 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इन पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर x1 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यदि x इज इक्वल टू x1 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो x1 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है, और यदि x बराबर x1 पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निगेटिव है तो x1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है, और यदि x बराबर x1 पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, भाई तीन ही चीजें हो सकती हैं, तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, या जीरो भी हो सकता है। तो अगर जीरो हो जाए तो इसके लिए क्या बताया गया था, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये वर्किंग प्रोसेस होगा। अगर
आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ये पता लगाना चाहते हैं कि फलन का निम्निष्ठ बिंदु कौन सा है, उच्चिष्ट बिंदु कौन सा है, निम्निष्ठ मान कौन सा है, उच्चिष्ट मान कौन सा है, अगर ये पता लगाना चाहते हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर जो स्टेप 4 है ना, हम इसको ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? फिर क्या करेंगे? तो जब आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स ये स्टेप 3 भी ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका क्या अल्टरनेटिव है? फिर इनकी जगह पर क्या करना चाहिए? तो जब आप x के मान आपने निकाल लिए बाई चांस, ये वैल्यूज आ गई x1 x2 x3, ये मान निकल आए। अब आप एक काम करोगे, ये सारे के सारे मान आपका जो फलन दिया है, y का जो मान दिया है, उसमें एक एक मान रखो और y की वैल्यूज निकाल लो। कुछ सुन रहे हैं हमारी बात को? क्या करना है? x1 x2 x3 एक एक करके आप अपने जो गिवन फंक्शन है, आपका दिया गया फलन है, उस पे x के स्थान पर रखो और उससे इसके लिए भी y का मान निकाल लो, इसके लिए भी y का मान निकाल लो, इसके लिए भी y का मान निकाल लो। फिर उन 3 वैल्यूज आई हमारी, अब उनमें चेक कर लो कि कौन सबसे मिनिमम है और कौन सबसे मैक्सिमम है। वहां से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? उनमें तीनों वैल्यूज में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो फलन का मिनिमम निम्निष्ठ होगा और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उच्चिष्ट होगा। बस आप ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहें ये करना, ना चाहें तो मत कीजिए। ठीक है? तो इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव का ये वर्किंग मेथड है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाना चाहेंगे तो देखिए कैसे लगेंगे। ओके, एग्जाम्पल से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उससे आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों के आइडियाज़ मिल जाएंगे जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा है इसमें। एग्जाम्पल 26 है सबसे पहला एग्जाम्पल मैक्सिमा और मिनिमा का। इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसमें जो एक्स है वो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है। इससे प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। आपको फलन के उच्चतम और निम्नतम मान पता लगाने हैं, अगर कोई मान है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है? देखो कुछ सिंपल से जो फंक्शन होंगे ना, उनका हम तो ग्राफ बना के ही आपको बता सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे और उसी से पॉइंट मिल जाएंगे कि ये उसकी उच्चिष्ट बिंदु है, निम्निष्ठ बिंदु है, उसी से। जैसे इसको ध्यान से देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स को ही तो हम क्या लिखते हैं? वाई। तो हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको नहीं लगता कि ये पैराबोला की इक्वेशन है? और ये कौन सा पैराबोला है? ये वो पैराबोला है जिसमें एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay टाइप का पैराबोला है ये। और ये पैराबोला किधर की तरफ बनेगा? आप देखिए गौर से, क्लास 11th में आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, y और ये y डैश। जब आप इसका पैराबोला बनाओगे तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर बनेगा और इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 यहां पर रहेगा। ठीक है? ऐसे ये 0,0 वर्टेक्स। अब आप इस ग्राफ को देखिए, इधर ग्राफ ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। आप इसे ध्यान से देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम, मुझे तो केवल मिनिमम वैल्यू ही मिल रही है, मैक्सिमम तो कहीं मिल नहीं रहा है। आप देखो चाहे भाई, मैक्सिमम कब आप कहते हो कि मैक्सिमम है? टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए ना उसके लिए। तो ये आप देख सकते हो, यहां पर ग्राफ ऐसा नीचे गया और फिर ऐसा ऊपर उठ गया। ऊपर ये कहां तक जाएगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन नीचे यहां पर एक टर्निंग पॉइंट हमको मिल रहा है। तो ये, और इसको अब आप पहचानते हैं ग्राफ में, इंट्रोडक्शन में आपको ऐसा ग्राफ बना के दिखाया गया। तो ये मिनिमम पॉइंट होगा कि मैक्सिमम पॉइंट होगा? मिनिमम पॉइंट होगा। तो ग्राफ को देखकर मैं बता सकता हूं आपको कि ये जो फंक्शन है इसका निम्निष्ठ का, देखो दो चीजें हैं। एक तो आपको बताना है पॉइंट ऑफ, ये तो पता लग गया मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू का हम नहीं बता सकते आपको, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, पर मिनिमम ज्ञात कर सकते हैं। तो दो चीजें आपको बतानी है, एक तो
निम्निष्ठ का बिंदु कौन सा है, दूसरा फलन का निम्निष्ठ मान कितना है। दो चीजें हम इस पे बताएंगे। फलन पर निम्निष्ठ का बिंदु निकालेंगे और फिर फलन का निम्निष्ठ मान निकालेंगे। ये दो बातें मुझे पता लगानी है। इससे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा और इसे बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, या आप लोकल मिनिमा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दो बातों का जिक्र करेंगे। देखो ध्यान से, जो ये किसी भी पॉइंट में जो ये x की वैल्यू होती है ना, ये पॉइंट होता है, निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ का बिंदु होता है। और जो ये y की वैल्यू होगी, फलन का मान जो होगा वो फलन का निम्न मान हो जाएगा। देखो बिंदु में ये किसकी वैल्यू होती है, x की, और ये किसकी होती है। अगर आप x की वैल्यू निकाल के दोगे तो वो बिंदु निकलेगा, और अगर आप y का मान निकाल दोगे तो फलन का मान होगा ना। तो निम्निष्ठ का बिंदु हमको क्या मिला, 0, और फलन का निम्निष्ठ मान भी कितना मिला, 0। रही बात उच्चिष्ठ मान की, तो उच्चिष्ठ मान हमें प्राप्त नहीं कर सकते हम। ठीक है भाई, ध्यान रखिए एक चीज, अगर ग्राफ ऐसा बना है तो आप निम्निष्ठ बिंदु पहचान पा रहे हो ना। अगर ग्राफ ऐसा बना है तो आप उच्चिष्ठ बिंदु आपकी पहचान में आ रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बना है तो बताइए इसका निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ क्या है। निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ तो तब हम पता लगाएंगे जब टर्निंग पॉइंट होगा कहीं, और इसमें तो कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं है। तो अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, तो कोई इसकी मैक्सिमा है ना कोई मिनिमा है। ग्राफ अपना स्लोप चेंज करेगा तो हम पता लगा सकते हैं, या तो ग्राफ अपना स्लोप चेंज ही नहीं कर रहा है। आप याद करिए, टर्निंग पॉइंट बताए गए थे आपको, तो मैक्सिमा और मिनिमा वहीं से हम निकाल सकते हैं कि ग्राफ का स्लोप अगर चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, तब तो हम कहेंगे ना कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। अगर ग्राफ अपना स्लोप चेंज ही नहीं कर रहा है, टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है हमको, तो हम मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड नहीं कर सकते फिर। तो अगर ग्राफ इस तरह का है तो हम मिनिमा कह देंगे, इस तरह का है तो हम मैक्सिमा कह देंगे। बट अगर ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तो ग्राफ तो अपना स्लोप बदल ही नहीं रहा है, तो फिर हम उसको मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बता सकते उसका। समझ आ रहा है आपको? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिए। इस प्रकार इस पे मुझे क्या दिख रहा है, मिनिमा तो दिख रहा है, उसके बाद मैक्सिमा नहीं दिख रहा है, तो मैक्सिमा नहीं ज्ञात कर सकते हम। देखो उन्होंने लिखा भी है कि फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है। समझ आ रहा है? तो हम भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R पर फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है। ठीक, इस तरह से ये हमने एग्जाम्पल 26 कर लिया, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 27। देखो 27 पे एक हमको इक्वेशन दी गई है, फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू mod x, वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहां पर भी जो x है वो सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग करता है। बोला जा रहा है इसके द्वारा प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे निम्नतम मान थे तो हमने ज्ञात कर लिया, उच्चतम नहीं था तो लिख दिया नहीं है। तो अगर है तो ज्ञात करो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम चाहे ना तो इसका भी ग्राफ से पता लगा सकते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, आप एक चीज थोड़ा सा याद कर लीजिए। देखो मैं आपको बड़ी आसानी से एक तरीका बता देता हूं। मॉड के अंदर जो नंबर होगा
उसको तुरंत से 0 के बराबर लिखो। तो मॉड के अंदर क्या है, x को 0 के बराबर लिखो और फिर x की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 0 आ गई। इसका मतलब है ये x एक्सिस को 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये x डैश y और ये y डैश, इसका ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं अच्छा लग रहा है, अब जैसे इसी जगह पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अगर इसी जगह पर लिखा होता मॉड ऑफ x माइनस 2 तो कैसा ग्राफ इसका होता। मैंने क्या बोला, आप तुरंत क्या करिए, मॉड के भीतर जो नंबर है उसको 0 के बराबर लिखो और x का मान निकालो, कितना आएगा, 2। इसका मतलब है ग्राफ का शेप यही रहेगा, लेकिन ये अब x अक्ष को कहां पर काटेगा, 2 पर, 2 आ रहे हैं ना रखने से, +2 कहां पड़ेगा, इधर कहीं, तो ये ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ आ रही है। अगर इसके अंदर x +2 हो जाता, फिर -2 आता, फिर ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता, ऐसा। तो ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ हैं। ठीक है, अगर ये ग्राफ आपको आ जाएगा तो फिर बड़ा आसान होगा ये सब करना। अब इस ग्राफ को जब अगर आपको ऐसे भी नहीं आता है तो मैंने इसको सिग्नम फंक्शन में बदलना आपको बताया है। मॉडुलस फंक्शन को, जब भी मॉडुलस फंक्शन है उसको हमेशा एक सिग्नम फंक्शन में बदल लें। कैसे, इसको आप सिग्नम फंक्शन में कैसे बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू +x आएगी अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, और -x आएगी इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू किसी के भी साथ दे दो, चाहे ग्रेटर देन के साथ दे दो या लेस देन के साथ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर x 0 से बड़ा है तो fx का मान कितना होगा, और fx को क्या बोलते हैं, देखो इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं, इट्स वेरी इजी। कैसे, x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा कहां पर होगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे x 0 से बड़ा रहेगा। अगर x 0 से बड़ा है तो y किसके बराबर आएगा, x के, y इज इक्वल टू x, और y इज इक्वल टू x कौन सी रेखा का समीकरण है, mx, y बराबर mx टाइप का, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का, ये हमने बना दी। समझ आया आपको। और जब x 0 या 0 से छोटा है तो y किसके इक्वल है, -x। ये y बराबर -x इक्वेशन बनी, जो कि y बराबर mx टाइप की इक्वेशन है फिर से, पर इसका m नेगेटिव है, और अगर m नेगेटिव है इसका मतलब ये धन x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना रही है। तो ये लाइन ऐसे आएगी, फिर तो ऐसे। ठीक है, अब ये हिस्से आप हटा दो, आप देखो ग्राफ यही आ गया उसका। समझ आ रहा है आपको, ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना कि इस तरह से हम उसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x का, कैसे भी बना सकते हो, केवल आपको उसकी थोड़ी सी समझ रहनी चाहिए बस। अब इसको देखिए और बताइए, उच्चिष्ट बिंदु और निम्निष्ठ बिंदु देख के क्या लगता है, ये पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 0,0। टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है, इस ग्राफ में है, एक टर्निंग पॉइंट है यहां पर, और इसको देख के क्या लगता है, ये मिनिमा को प्रदर्शित करेगा या मैक्सिमा को करेगा, मिनिमम को करेगा। इसलिए अगर कोई आपसे बोलेगा कि निम्निष्ठ का बिंदु क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो निम्निष्ठ का बिंदु क्या होगा, 0। और अगर हम पूछेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 0 पर फलन का मान भी कितना है, 0। ठीक है, तो फलन के निम्निष्ठ का बिंदु 0 है, और उस बिंदु पर फलन का निम्निष्ठ मान भी कितना है, 0। तो ये है निम्निष्ठ बिंदु, फलन पर निम्निष्ठ बिंदु। और ये क्या है, फलन का निम्निष्ठ मान।
ठीक है। उच्चिष्ट के बारे में बताइए, क्या फलन का कोई उच्चिष्ट मान है? नहीं है, क्योंकि ग्राफ ऐसा सीधे चले जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी स्लोप बदली ही नहीं कहीं पर। अगर इन्होंने अपनी स्लोप नहीं बदली तो उच्चिष्ट मान नहीं है। तो यहां लिख देंगे अतः x बिलोंग्स टू R पर फलन का कोई उच्चिष्ट मान नहीं है। ठीक है, तो ये 26, 27 नंबर एग्जाम्पल, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप नोट करिए जल्दी से। इसके बाद 28 नंबर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 पे है fx इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 का ओपन इंटरवल में इस फलन के बारे में उन्होंने बोला है कि उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। अगर कोई है तो ज्ञात कीजिए, अगर कोई नहीं है तो मत ज्ञात कीजिए। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्या आपको इसका ग्राफ बनाना आता है? fx इज इक्वल टू x है, या हम इसको fx को y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x। इसका ग्राफ बनाना आपको आएगा? नहीं आ पाएगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन है ना सीधे, y इज इक्वल टू mx टाइप की, और इसका m भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव 1 है, इसलिए धन x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी? 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ग्राफ तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लीजिए देखिए, ग्राफ बन गया। x x डैश y y डैश 0,0 ये आ गया, y इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x। लेकिन कुछ बंधन है आपको। बंधन ये है कि आपको इस ग्राफ में केवल एक निश्चित लिमिट है 0 और 1 के बीच का। देखो ओपन इंटरवल लगा हुआ है, यू कांट टेक 0 एंड 1। आप 0 और 1 ले नहीं सकते हो। 0 और 1 के बीच में जो पार्ट है इस ग्राफ का ना, उसके बारे में बताइए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान अगर कोई हो तो। 0 ले सकते हो क्या? और 1 नहीं ले सकते। तो फिर जब नहीं ले सकते तो ग्राफ में हमारा तरीका क्या होता है? ग्राफ में हमारा तरीका ये होता है कि यहां पर फिर हम सर्कल बनाते हैं और इधर से स्टार्ट करते हैं, और 1 कहीं पर मान लिया यहां पर 1 है तो ये 1 आ जाएगा। यहां पर भी सर्कल बनाएंगे और इधर से इसको ले जाएंगे ग्राफ। हमको सिर्फ इस फलन का 0 और 1 के बीच वाला ग्राफ चाहिए। ये वाला ग्राफ हमको तो फिर नहीं चाहिए। इसका निर्देशांक 0,1 है, इसका निर्देशांक क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें जरूरत है नहीं, चलो नहीं निकालो, रहने दो। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको ग्राफ देखकर इस दिए गए फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु या उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? सबसे पहले देखो, क्या कोई कहीं टर्निंग पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट नहीं है। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि ग्राफ कहां पर अपनी स्लोप का निशान बदल रहा है। अगर आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है इस ग्राफ में कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु नहीं है। फिर तो कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? भाई उच्चिष्ट और निम्निष्ट का अंदाजा कब लगाते हो? जब ग्राफ ऐसा जाते जाते मुड़े तो मैक्सिमा, ऐसा जाते जाते मुड़े तो मिनिमा। अरे मुड़े तो कम से कम टर्निंग पॉइंट तो आए, पर ये तो इन किसी भी बिंदु पर अपने स्लोप को चेंज कर ही नहीं रहा है। स्लोप को चेंज नहीं कर रहा है, टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, हम पता ही नहीं लगा सकते। इसका मतलब है इस अंतराल पर दिए गए फलन का ना तो कोई उच्चिष्ट मान है और ना तो कोई निम्निष्ठ मान है। टर्निंग पॉइंट मिलता तो हम पता लग जाता हमको, पर है नहीं कहीं पर। तो हम लिख सकते हैं दिए गए फलन का ग्राफ से स्पष्ट है कि दिए गए फलन का
दिए गए फलन का दिए गए अंतराल पर दिए गए फलन का दिए गए अंतराल पर ना तो कोई उच्छिष्ट मान है और ना कोई निम्नस्थ मान है, क्योंकि ग्राफ कहीं पर भी अपने स्लोप बदल नहीं रहा है, स्लोप को निशान को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा भाई? एग्जाम्पल नंबर 29। ठीक है, एग्जाम्पल 29 पर बेटा एक फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। आपको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु पता लगाने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको कैसे करोगे बताओ? इसको ग्राफ से करना है या इसके लिए फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना है आपको? ग्राफ से करना है। हाँ, ग्राफ से इसको नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसका ग्राफ हमको डायरेक्टली नहीं मालूम कैसा बनेगा। हमने ग्राफ से उन क्वेश्चंस को किया है जिन क्वेश्चंस को देखकर ही मुझे पता लगा कि इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, उनको हमने ग्राफ से कर लिया। अब इसको देखकर मैं डायरेक्टली नहीं पता लगा पा रहा हूं कि इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा। बना सकते हैं ग्राफ, x की कुछ वैल्यूज लेंगे, fx निकालते जाएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उनसे ग्राफ बनेगा। लेकिन डायरेक्टली तो नहीं पता है तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम ग्राफ से नहीं करेंगे। इसके लिए हम चाहें तो फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, और उसके लिए सबसे पहले आपको इसका अवकलज ही निकालना पड़ेगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो भी प्रथम अवकलज तो निकालना ही पड़ेगा आपको। आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे तो भी आपको अवकलज तक तो जाना ही पड़ेगा पहले। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, आप एक काम करा करो, आप अधिकतर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करिए। सुन रहे हैं हमारी बात? क्या यूज करिए? हमेशा अधिकतर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो आप, इजी है। जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा फर्स्ट पे आ जाएंगे। कुछ बात समझ आ रही है? जब नहीं लगेगा तो फर्स्ट तो है हमारे पास, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले लेते हैं। इसके लिए अवकलन जब करेंगे तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3x स्क्वायर माइनस 3। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग मेथड आपको बताया गया है, अभी बताया हमने। क्या है वर्किंग मेथड में? सबसे पहले क्या करना रहेगा? प्रथम अवकलज ज्ञात करो, ज्ञात हो गया। अब क्या करना है उसके बाद बताइए? हाँ जी, फलन को नहीं, प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रखना है। डी डी एक्स ऑफ वाई जो आएगा ना, उसको 0 के बराबर रखना है। तो यहां पर लिखेंगे वक्र पर क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। आप सोचोगे आपको तो डी डी एक्स ऑफ वाई को 0 रखना था, तो बेटा चाहे f डैश x लिखो चाहे डी डी एक्स ऑफ वाई लिखो, बात तो एक ही है ना। अब f डैश x की वैल्यू भैया कितनी आई है बताओ? -3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 उधर जाके +3 होगा, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1। x की वैल्यू कितनी आएगी? ±1। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई x की, +1 आ गई और दूसरी -1 आ गई। अब आपको क्या करना है देखो, इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे आप तो आपको f डबल डैश x निकालना पड़ेगा। अब
एफ डबल डैश एक्स कैसे निकालोगे? तो एफ डैश एक्स का अवकलन करोगे ना एक्स के सापेक्ष, तभी तो एफ डबल डैश एक्स निकलेगा। इसका अवकलन करिए बेटा, क्या आएगा? ये 2 3 6 एक्स, कितना आ जाएगा? 6 एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या थी? एक्स के जो मान निकले हैं इसमें रखो। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू +1 एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो x की जगह +1 पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी? +1 लिखोगे, +1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा? तो मान कितना आएगा हमें मतलब नहीं है, मान का निशान कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो x इज इक्वल टू +1 पर एफ डबल डैश एक्स का साइन कैसा आया? पॉजिटिव। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू +1 पर कैसा है? निम्निष्ठ है। ठीक। अब -1 भी तो रखना पड़ेगा आपको। अब x इज इक्वल टू -1 पर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह -1 लिखो, -1 को 6 से गुणा करोगे, क्या आएगा? -6 आएगा। तो -6 में निशान कैसा आया? नेगेटिव आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या समझ जाना चाहिए कि फलन उच्चिष्ट है। इसलिए x इज इक्वल टू -1 पर दिया गया फलन उच्चिष्ट है। अब बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान तो नहीं पूछ रहे। प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करिए। तो हमने बिंदु ज्ञात कर लिए। x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है और x बराबर +1 पर निम्निष्ठ। अगर ये बोलता, सुनो मेरी बात, आपने क्या पता लगा लिया? स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु पता लगा लिया, स्थानीय निम्निष्ठ का भी बिंदु पता लगा लिया। अगर आपसे ये पूछता कि स्थानीय निम्निष्ठ मान बताओ फलन का और उच्चिष्ट मान बताओ फलन का, फिर आप क्या करते? निम्निष्ठ मान निकालने के लिए किसका निम्निष्ठ मान चाहिए? फलन का। तो अगर आपको फलन का निम्निष्ठ मान चाहिए तो फलन निम्निष्ठ किस पर आया है? x इज इक्वल टू +1 पर। तो x की जगह पर +1 रख दीजिए। कहां पर? फलन में, क्योंकि फलन का निम्निष्ठ मान चाहिए ना। ये फलन है, इस पे रख दोगे तो फलन का निम्निष्ठ मान आ जाएगा। और अगर आप x की जगह -1 लिख दोगे तो फलन का उच्चिष्ठ मान आ जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? ये तरीका है हमारा। और आपको मैंने इसमें एक चीज बताई थी, क्योंकि मुझे स्थानीय निम्नतम और उच्चतम के बिंदु पता लगाने थे, इसलिए तरीका यूज किया। मैंने एक तरीका और बताया कि आप चाहो तो स्टेप 3 और स्टेप 4 को ना करो। x के जितने मान आए हैं उन मानों को फलन पे रख के फलन के मान निकाल लो। उससे क्या मिल जाएगा? जो मान छोटा होगा वो निम्निष्ठ होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो उच्चिष्ठ होगा। लेकिन क्योंकि हमें फलन के निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ मान नहीं चाहिए थे, हमें तो बिंदु चाहिए थे, तो वो हमारा काम नहीं करता रूल। इससे आएगा आपका। तो ये हमारा आंसर हो गया। और कौन सा एग्जाम्पल हो गया? एग्जाम्पल नंबर 29। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें इसे। एग्जाम्पल नंबर 30 है, f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब -6x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करिए। ये एक फलन आपको दिया गया है और इसके आपको लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट पता लगाना है। बड़ा इजी है यार, फिर से वैसे ही करो ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 6।
हम इसमें से चाहें तो 6 कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये f डैश x की वैल्यू आ गई, देखिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, फलन के क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x को 0 के बराबर लिखना पड़ेगा। f डैश x की वैल्यू है 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 जाके 0 हो जाएगा, फिर x माइनस 1 के होल स्क्वायर में वर्गमूल लेंगे दोनों साइड्स का, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आई। अब क्या करना है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर लेंगे इसका। तो f डैश x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे। तो देखो क्या आएगा भाई, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 तो बना रहेगा, इसमें पहले एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 2x और फिर x माइनस 1 का अवकलन करोगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब ये आ गया 12x माइनस 1। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि x की जो वैल्यू आई है उस पर डबल डिफरेंशिएटिव या डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप मान पता लगाओ। x इज इक्वल टू 1 पर f डबल डैश x का मान बताइए। x की जगह 1, f डबल डैश x में लिखिए 12, 1 माइनस 1 कितना आ गया, क्या मतलब बताओ, ना तो प्लस आया ना माइनस आया, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया है। क्या मीनिंग है इसका, हाँ जी, हाँ, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट असफल रहा। ये नहीं बता पाएगा कि फलन उच्छिष्ट है या निम्निष्ठ है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो रहा वो फलन के उच्छिष्ट और निम्निष्ठ बिंदुओं को पता लगाने में असफल रहा। तो अब हम इसको छोड़ देंगे, हटाओ फिर इसे, जब यह असफल है तो अब क्या करना चाहिए, तो फिर इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेना चाहिए हमको। ले लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या बताया गया था, आपको यह बताया गया था कि जिस बिंदु पर आपको पता लगाना है उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड पे वक्र का ढलान पता लगाओ। अगर लेफ्ट पे ढलान पॉजिटिव और राइट पे नेगेटिव आ जाए तो वो बिंदु उच्छिष्ट होगा। अगर लेफ्ट पे ढलान नेगेटिव आ जाए और राइट पे पॉजिटिव आ जाए तो वो बिंदु निम्निष्ठ होगा। ठीक है। अब जो जिसे आप स्पर्श रेखा की प्रवणता कहते हो वो तो ये है ना, f डैश x, और निकालना किस पर है, 1 पर। तो आप एक काम करिए, 1 से छोटा मान ले लीजिए एक, और एक 1 से थोड़ा सा बड़ा मान ले लीजिए, कोई भी ले लो, और उस पर f डैश x की वैल्यू निकाल के देखो। देखिए x इज इक्वल टू 1 पर f डैश x कैसा है, 0। f डैश x में अगर x की जगह 1 लिख देंगे तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, हो जाएगा 0। अब 1 से थोड़ा सा छोटा मान लीजिए, थोड़ा सा छोटा मान में कौन सा लेना पसंद करेंगे आप, 0.9 ले लीजिए भाई, 0.8 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप। x इज इक्वल टू 0.8 पर f डैश x की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0.8 लिखोगे, 0.8 माइनस 1 माइनस 0.2, माइनस 0.2 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो माइनस 0
माइनस 0.2 का स्क्वायर कितना आएगा 0.04, और 0.04 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24। छोड़ दीजिए यार मान कितना आ रहा है, बस निशान चेक करो आप केवल, तो वैल्यू को हटाओ, साइन बताओ कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एक का ये हमने कौन सा लिया, लेफ्ट साइड। अब एक का थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा सा बड़ा मान ले लो 1 से, तो 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लोगे, क्या लोगे 1.2, 1.1, 1.3 ऐसा ले लेंगे, तो 1.2 पर छोड़ो वैल्यू कितनी आएगी, आई डोंट केयर, निशान बता दो बस मुझे। 1.2 रखोगे, 1.2, अरे कुछ भी करो बेटा, स्क्वायर है, माइनस आएगा भी तो वो उसको क्या बनाएगा, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी। अरे वाह, क्या आप बता सकते हैं आप कौन सा बिंदु है x, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, या कुछ और बोलना चाहते हैं आप। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको याद है किसी को, क्या बताया गया था, अगर 1 के लेफ्ट साइड पर, जैसे 1 पर पता लगा रहे हैं, तो 1 के लेफ्ट पर अगर स्लोप पॉजिटिव और राइट पर नेगेटिव आ जाए तो वो उच्चिष्ट बिंदु होता। अगर 1 के लेफ्ट पर नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव आ जाता तो वो कैसा होता। लेकिन 1 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और 1 के राइट में भी पॉजिटिव है, ये क्या इंडिकेट करता है। याद नहीं है, पढ़ते नहीं हो आप घर में, तो याद कैसे आएगा। आप यह याद करिए, जब किसी भी बिंदु के लेफ्ट और राइट में वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता समान निशान रखती है तो वो बिंदु ना तो उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ठ, उस बिंदु को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो इन द कर्व x is equal to 1 is not only maximum or minimum point but it is a saddle point, it is a point of inflection। ये नति परिवर्तन बिंदु है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः x बराबर 1 फलन पर एक नति परिवर्तन बिंदु है। कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ठ बिंदु हमको नहीं मिलेगा इस पर, ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु मिला हमको। समझ नहीं आया आपको। और देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना भी समझ में आया, मान से मतलब मत रखो, आप केवल निशान चेक करो बस, ठीक है। तो आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल 31 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31, fx is equal to 3 plus modulus x where x belongs to the set of all real numbers द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा इजी है। आप एक काम करो, मॉडुलस फंक्शन जब भी मिलता है, मॉडुलस फंक्शन जब भी मिलता है, हम आपको बताए हैं कि उसको 2 पार्ट में तोड़ना ही है आपको। सिग्नम फंक्शन उसका बनाते थे आप, तो यहां पर लिख देंगे fx को हम क्या लिख सकते हैं, fx को y लिख सकते हैं। अब x के लिए आपकी 2 शर्तें बनेंगी। एक तो बनेगा अगर x 0 से छोटा है तो, अगर 0 से छोटा है तो यहां पर निशान कैसा लगेगा, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस x। अगर x 0 से बड़ा है या उसके बराबर है तो ये प्लस लग जाएगा 3 प्लस x। अब आप चाहो तो इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हो, ग्राफ बना के कर लो आप। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, अगर इसको इसके इक्वल ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, when x इज लेस देन 0 y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स या x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखा आपने, x को हम इधर ले आए, प्लस हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको ले लीजिए, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 3 प्लस x। अब आप अगर इसका बनाने जाएंगे तो x को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर आप अंतःखंड निकालोगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कितने अंतःखंड काट रही है, तो 3 से डिवाइड करोगे, एक्स के नीचे भी 3, वाई के नीचे भी 3, एक्स अक्ष पर कितना लंबाई का अंतःखंड कटेगा 3, और वाई अक्ष पर कितनी लंबाई का अंतःखंड कटेगा 3। देखो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, दिस इज 0,0। ये लाइन एक्स और वाई दोनों अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटेगी और पॉजिटिव डिवाइड करके देखो। आप याद नहीं आ रहा है? रेखा का अंतःखंड रूप याद है आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। उसकी हेल्प से अगर 3 से डिवाइड करोगे तो x बटे 3 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना 3, y अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 और दोनों पॉजिटिव। तो 1 2 3 1 2 3 x अक्ष पर और y अक्ष पर दोनों पर सेम लंबाई का अंतःखंड। समझ आया कुछ आपको? तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। इसमें जब 3 से दोनों साइड डिवाइड करोगे आप, जब दोनों साइड 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, x अपॉन माइनस 3 वाई अपॉन प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इससे हमको पता चला x अक्ष पर कैसा अंतःखंड कट रहा है, माइनस का कितनी लंबाई का 3 लंबाई का, y अक्ष पे पॉजिटिव 3 लंबाई का। तो माइनस एक्स अक्ष पे 1 2 3। तो ये लाइन क्या करती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 3 लंबाई का और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर भी 3 लंबाई का। पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 3 है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 3 है, ऐसा चला जाएगा ग्राफ। तो जो ग्राफ आपका इसका बना वो ग्राफ कैसा मिलेगा? अब आपको ऐसा ग्राफ मिला, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा कि नहीं काटा यहां जाकर के, तो ये ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा आपका। इस पॉइंट की निर्देशांक बताइए मुझे, 0,3। अब इस ग्राफ को आप देखिए और बोलिए, अब तो बता सकते हो ग्राफ ही देख करके कि फलन का निम्नलिखित बिंदु कौन सा होगा। वेरी गुड, फलन का निम्नलिखित बिंदु 0 और फलन का निम्नलिखित मान बता दो 3। बहुत अच्छे, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 31 का। अब आप मुझे बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? दोनों लाइंस से हमने बनाया, इसके बाद हमने एक्स्ट्रा पोर्शन इसका हटा दिया। क्यों? मॉडुलस फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा। समझ आया आपको? और इस तरह से ग्राफ देखकर हमने पता लगा लिया कि फलन का निम्नलिखित बिंदु क्या है 0, लेकिन उस बिंदु पर फलन का जो मान है, यानी कि फलन का निम्नलिखित मान वो 3 के बराबर है। ठीक है, तो नोट करिए ये 31 है। एग्जाम्पल नंबर 32 में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा बेटा। लिखा है fx इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 12। ये फलन है। द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सबसे इजी जो टेस्ट है दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम उसका यूज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आएगा भैया f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 24x, और 12 इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 0। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है बताइए? थोड़ा सा ना इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, 12x कॉमन कर लो, क्या हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस x माइनस 2। ठीक है, 12x कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये f डैश x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब फलन पर क्रांतिक बिंदुओं को अगर ज्ञात करना है
तो उसके लिए एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। बताइए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के सवालों में हम ये प्रथम अवकलज 0 के बराबर क्यों रखते हैं? बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं ये सवाल। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? क्रांतिक बिंदु। और क्रांतिक बिंदु वो बिंदु होते हैं कर्व पर जहां पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होती है, और प्रथम अवकलज वक्र के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही रिप्रेजेंट करता है, तो हम 0 रख रहे हैं उसको। एफ डैश एक्स 12x, इसका तो हमें लगता है आप वो कर लो मतलब क्या करो, फैक्टर। क्या बनेगा फैक्टर? 12x, 2 1 कम 2, घटाकर 1 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस 1, ये इसका फैक्टर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है आप करके देख लो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी जगह पे यही लिखेंगे, तो फिर x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 12 तो उधर जाके 0 हो गया। बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की क्या वैल्यूज मिलेंगी बता सकते हैं आप? इससे लिखोगे तो 0, इससे कितना 1, और इससे -2। समझ आ रहा है ना ये आपको? एक बार इसको 0 लिखोगे तो 0 आएगा, इससे 1 आएगा और इससे -2 आ जाएगा। उसके बाद फलन का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो आप। अब एफ डबल डैश एक्स, आप सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताइए? क्या करेंगे उसके लिए? एफ डैश एक्स जो आया है इसका अवकलन कर दो, 12x क्यूब का अवकलन करोगे क्या आएगा? 36x स्क्वायर। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? 3x स्क्वायर का 12 से गुणा कर दो ना, 36x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? और 2x को 12 से गुणा करो, 24x माइनस x का 1 हो जाएगा तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x की ये 3 वैल्यूज मिली। अभी देखो अब आपके पास फिर से 2 रास्ते हैं पहुंचने के। एक तो ये कि आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो और हर बिंदु पर सेकेंड डेरिवेटिव का निशान चेक करो कैसा आ रहा है, वहां से आप बता सकते हो उच्चिष्ट निम्निष्ठ। या तो आप इन तीनों बिंदुओं पर फलन के मान निकाल दो, इसकी जरूरत नहीं है फिर आपको। इन तीनों बिंदुओं पर बारी बारी से फलन के मान निकालो और वहां से डिसाइड कर लो कि कौन है निम्निष्ठ का बिंदु और कौन है उच्चिष्ट का बिंदु। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना आपको आता है। इसके बाद क्या करेंगे आप? x की जगह एक बार 0 लिखेंगे, उसका निशान चेक करेंगे, 1 लिखेंगे, निशान चेक करेंगे, -2 लिखेंगे, निशान चेक करेंगे। अगर प्लस आता है तो निम्निष्ठ, माइनस आता है तो हटाओ। ये आपको आने लगा है। x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे हम। fx इज इक्वल टू x जहां जहां सब जगह 0 लिख दो, क्या आ जाएगी? 12। ये सब 0 हो जाएगा बेटा। अरे नहीं आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू 1 पर fx निकालिए, 1 लिखिए तो 3 + 4 7 और -12 + 12 0 हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी? 7। x इज इक्वल टू -2 पर fx की वैल्यू बताओ। x की जगह -2 लिखो, -2 किया 16 बना, 16 तिया 48 48, -2 लिखा -8, -8 4 जार -32, -2 का वर्ग किया 4 बना, 4 को 12 से गुणा करोगे -48 और ये 12, इससे ये कैंसिल हो गया। -32 + 12 -20, तीनों पर निकाल लिए। अब चेक कर लो कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। सबसे छोटा मान कौन सा है और सबसे बड़ा मान कौन सा है? तो निम्निष्ठ का बिंदु क्या हुआ? -2 और उच्चिष्ठ का बिंदु क्या हुआ? 0। बस हो गया। नहीं समझ आया? तो ये भी एक तरकीब है, इससे भी आप कर सकते हो। फलन के निम्निष्ठ का बिंदु बताइए। निम्निष्ठ का बिंदु -2, फलन के उच्चिष्ठ का बिंदु 0 हो गया। इस तरह से आप कर सकते हो।
देखो आंसर मेरा 0 स्थानीय उच्चतम बिंदु है और -2 जो है वो स्थानीय निम्नतम बिंदु है। नहीं समझ आया? तो आप नोट कर लें जल्दी से इसको, और आज इतना ही रख लेते हैं आज हम लोग। बाकी एग्जाम्पल नंबर 33 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है? तो चलते फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।